भाइयों और बहनों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे वीडियो आ गई है आईपीओ की पूरी लड़ी, जिसमें से एक आ रही है वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड की आईपीओ। सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कंपनी के बेसिक डिटेल्स और आईपीओ के बेसिक डिटेल्स को। ठीक है, बेसिक इन द सेंस कंप्लीट डिटेल्स को ही, एंड कब आ रहा है आईपीओ के डेट, शेड्यूल, सबको मैं कवर करने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड आईपीओ के वीडियो। वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील पाइप्स को और ट्यूब्स को, और उसको एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, वो दो कैटेगरी पाइप्स को मैन्युफैक्चर करती है, एक सीमलेस, एक वेल्डेड। ओके, और यहाँ पे टोटल 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। ये 2 हो गए मेन कैटेगरीज और 5 हो गए सब कैटेगरीज। ओके, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एकमात्र है गुजरात में, कच्छ में। ओके, बचाव में उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको और जानना है, वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में बोथ अपना प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ठीक है, 18 कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अब आते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स, मींस कंपनीज के बेसिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, मतलब ताकत क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ्स क्या है कंपनी के। सो मेनली उसके कंपनी के स्ट्रेंथ्स है एक्रेडिटेशंस एंड प्रोडक्ट्स अप्रूवल, मींस जो इंटरनेशनल अप्रूवल बोर्ड्स रहते हैं उनसे अप्रूव किया हुआ है प्रोडक्ट्स। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन है स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स के, मींस कोई नॉर्मल नहीं, उसमें वो एक्सपर्ट्स है। ठीक है, मल्टीफोल्ड डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट्स है। कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन है, मींस अलग अलग डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर से कस्टमर्स आते हैं हमारे। और जो उनके प्रोडक्शन टीम है, जो उनके पास टीम है, वो एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड है। एक्चुअली सच बताओ, इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हुआ नहीं, क्योंकि ये तो सभी कंपनी के पास रहते हैं, अप्रूवल्स भी रहते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज के बाद। सभी कंपनी बोलेंगे कि हमारे पास एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड टीम है, सभी कंपनी बोलेंगे कि हमारे पास मल्टीफोल्ड डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट है, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन है, बट स्टिल नो कमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं कंपनी के नेगेटिव्स पर। ऐसे तो बहुत सारे नेगेटिव्स कंपनी में मुझे दिखाई दिए, बट जो नेगेटिव्स एक आईपीओ इन्वेस्टर, एक कंपनी के इन्वेस्टर को बताना ज़रूरी है, वो ही मैं अपनी वीडियो में कवर करता हूँ। पहला नेगेटिव है कि फेलियर टू कम्पीट। जो भी नई कंपनीज आ रहे हैं, जो भी पुरानी कंपनीज है इसी सेम सेक्टर में, इसी सेम काम में, उसके साथ कंपटीशन करने में ये कंपनी फेलियर हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स विद द कस्टमर। मींस क्या है कि एक कस्टमर आता है, वो सामान खरीदता है और चला जाता है, मींस कोई एग्रीमेंट्स मतलब उतने सारे एग्रीमेंट्स नहीं है। जैसे एक फॉर एन एग्जांपल, आज कोई भी कंपनी के पास एग्रीमेंट होता है कि हाँ ये हमारे कस्टमर है, इसको मैं अगले 5 ईयर्स तक सप्लाई करने वाला हूँ ये प्रोडक्ट। हाँ, ये हमारे फॉर एन एग्जांपल स्टेनलेस स्टील्स एंड पाइप्स। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि मेरे व्यूअर ज़रूरी नहीं कि मेरे वीडियो को पूरे नॉलेज के साथ ही देखें। मेरे व्यूअर्स वो भी रहते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता है। मैं बार बार अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ, इस बोल करके अभी नया हूँ, ठीक है, अपने चैनल के साथ, तो बोल करके ये बताना ज़रूरी होता है। बाद में आप लोग खुद ही समझ जाएंगे जो मेरी फैमिली रहती है। ठीक है, सो कस्टमर एग्रीमेंट्स क्या होता है लॉन्ग टर्म। फॉर एन एग्जांपल, एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो चलेगा अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स। ठीक है, तो मैं समझा कि 5 ईयर्स तक मुझे ये पाइप उसको सप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स इस कंपनी के पास नहीं है उतने। ठीक है, एंड अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, मतलब जो डिमांड है ना वो सर्टेन नहीं है, कि ऐसा नहीं होता कि किसी महीने डिमांड हो जाता है फॉर एन एग्जांपल 10 पाइप्स, सो किसी महीने डिमांड हो जाता है 1, किसी महीने डिमांड हो जाता है 50, किसी महीने डिमांड हो जाता है 0। इस तरीके से बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत वॉलेटिलिटी है। और जब भी एक कंपनी के डिमांड में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी रहता है, उसका हम फ्यूचर कैश फ्लो, उसके हम फ्यूचर प्रेडिक्शन उतने आसानी से नहीं कर पाते कि उस कंपनी में क्या ग्रोथ है, क्योंकि उस कंपनी में ऑलमोस्ट हमें ग्रोथ पैटर्न एक अच्छा सा मिलता ही नहीं है। कंपनी ऐसे करके वॉलेटिलिटी में रहता है, तो हमें नहीं मिलता। ठीक है, ऊपर से तीसरा नेगेटिव हो जाता है कि कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, कंपनी जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि है स्टील, उसका प्राइस एंड डिमांड को लेके बहुत वॉलेटिलिटी रहता है। आप भी जानते हैं कि जो स्टील के शेयर्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि 12 महीने एक सर्टेनिटी के साथ ग्रो या सर्टेनिटी के साथ डिक्लाइन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उनका सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे ऐसा लगता है, जो टॉप 10 कस्टमर्स है, मतलब फॉर एन एग्जांपल कंपनी के पास है 50 कस्टमर्स। ठीक है,
तो टॉप 10 जो भी कंपनी के कस्टमर्स हैं, टॉप 10 कस्टमर्स ऑफ इंडिया या ऑफ वर्ल्ड नहीं, कंपनी के लिए जो टॉप 10 कस्टमर्स है, फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी के पास 50 कस्टमर्स है, उसमें से जो टॉप 10 कस्टमर है, सिग्निफिकेंट सेल्स रेवेन्यू वहीं से आता है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी का रेवेन्यू होता है फॉर एन एग्जाम्पल 100 करोड़। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लाइन के मतलब क्या है। 100 करोड़ है कंपनी का रेवेन्यू, ठीक है। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 60 करोड़ जो है ना वो टॉप 10 कस्टमर से ही आता है, बाकी 40 करोड़ आता है बाकी 40 कस्टमर्स या 30 कस्टमर से। आप इस तरीके से अपने आप को समझा सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल कॉस्ट मतलब क्या, एक पाइप को बनाने में अगर कंपनी का खर्चा लगता है, कंपनी का कॉस्ट टोटल लगता है मान के चलिए 1000 रुपीज, ठीक है, तो उसमें रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट हो जाता है 8850 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 850 से लेके 890 रुपीज तक, ठीक है। और ये मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे ही बस मन किया बता दिए, ये एक्चुअल यूनिट है, मतलब एक्चुअल डेटा है। ये 85% के आसपास ही लगता है, 80 to 89% के आसपास उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है। मतलब जो चीज़ वो खरीद करके स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स को बनाता है, उसका खर्चा है 85% ऑफ द टोटल कॉस्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू मी इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और एक और नेगेटिव, पूरे कंपनी का जब एक्सपोर्ट्स का काम है, 18 कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट्स कर रहा है, इंटरनेशनली सब कुछ है और उसका स्टीम है, बट फिर भी कंपनी के पास सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि है गुजरात कच्छ में, ठीक है। कंपनी के पास सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब अगर उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो कंपनी का प्रोडक्शन पूरी तरीके से स्टक्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब कंपनी के बारे में डिटेल्स हो गया खत्म, मतलब बेसिक पॉइंटर्स की कंपनी क्या है। अब चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर कंपनी के। आप देख पा रहे हैं कि 31 मार्च 2019 तक कंपनी के जो सेल्स रहे हैं वो 1205 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली रहे। इसका मतलब होता है आप समझ लीजिए 120 करोड़ के आसपास रहे हैं। तो उसके बाद एक साल बाद 31 मार्च 2020 में अप्रॉक्सीमेटली 1800 करोड़ रहे हैं, मतलब थोड़ा ग्रोथ हुआ है। उसके बाद 31 मार्च 2021 अचानक से बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, 312 करोड़ रहे हैं। मैं मिलियंस को करोड़ में आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि हम इंडियंस हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इस तरीके से समझ नहीं पाएंगे, क्यों उनको आता है कि मिलियंस में कितने जीरोज रहते हैं, बट उनका हैबिट नहीं है, मेरा ही नहीं है हैबिट, मैं ही मिलियंस में उतना नहीं पढ़ता हूँ, मैं करोड़ लैक्स में पढ़ना पसंद करता हूँ। तो बोल करके मैं उसको कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ कि मान के चलिए 312 करोड़। उसके बाद देखिए डिक्लाइन हो गया 31 दिसंबर 2012 तक लेकिन आप बोलेंगे ये डिक्लाइन हो गया, एक्चुअली ये डिक्लाइन नहीं हुआ है, ठीक है। ये मैं ट्रेंड बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ तक जो हम डेटा ले रहे थे ना, यहाँ तक डेटा था 1 ईयर का, मतलब 12 मंथ्स का, बट यहाँ जो डेटा है, यहाँ डेटा है मार्च से लेकर दिसंबर, दैट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का डेटा है। मतलब जनवरी फरवरी मार्च अभी भी बाकी है। हो सकता है उसमें कुछ सेल्स ना हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स हो, बट अभी तक इस कंपनी के रेवेन्यू में एक ग्रोथ पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। एसेट्स भी रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए आप, 3 करोड़, 4 करोड़, 23 करोड़, एंड यहाँ पे 9 मंथ्स में ही हो गया 23 करोड़, मतलब ग्रोथ है इस कंपनी के पास, ठीक है। अब चलते हैं आईपीओ के डिटेल्स पर। आईपीओ ओपन हो रहा है 11 मई 2022 को और क्लोज हो रहा है 13 मई 2022 को। आईपीओ के फेस वैल्यू है, पर शेयर फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे आईपीओ का जो प्राइस रहने वाला है, पर शेयर का जो प्राइस रहने वाला है, वो होने वाला है 310 से लेकर 326 रुपीज़ पर शेयर, जो कि विद इन 20% है अकॉर्डिंग टू बुक बिल्डिंग इशूज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और हमें किसमें करना है, हमें क्लिक करना है, चेक करना है कट ऑफ प्राइस को जब भी हम करेंगे। आईपीओ के एक लॉट में रहने वाले 46 शेयर्स, मतलब हम 46 शेयर्स कर सकते हैं मिनिमम, और उसके बाद अगर हम करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं 47 शेयर, हमें 46 के मल्टीपल्स में करना होगा, मतलब 46 शेयर्स इज इक्वल्स टू 1 लॉट। तो हम 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट इस तरीके से हम कर सकते हैं। इशू साइज टोटल होने वाला है 165 करोड़ का और टोटली फ्रेश इशू होने वाला है, मतलब ये पैसा कंपनी के पास और नया आने वाला है, मतलब एग्जिस्टिंग ओनर अपना माल बेच के नहीं निकल रहे हैं, ये पैसा फ्रेशली कंपनी के पास आने वाला है, ठीक है। इशू टाइप ऑब्वियसली जैसे मैंने आपने कहा बुक बिल्डिंग इशू है, क्योंकि ये रेंज है, एक टाइप नहीं है। लिस्टिंग बीएससी एनएससी में दोनों में होने वाला है। क्यूआईबी का कोटा रहने वाला है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा रहने वाला है 50%, रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा रहने वाला है 35% एंड एचएनआई इन्वेस्टर्स का कोटा रहने वाला है 15%। कंपनी के प्रमोटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उनके मेन फाउंडर और प्रमोटर है
अरुण अक्षय कुमार कोठारी, ये है उनका मेन प्रमोटर। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 2005 या 15 को, आई थिंक सो। ये एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं दे रहा था आपको, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सो मेन इसके प्रमोटर है, फाउंडर है अरुण अक्षय कुमार कोठारी। ऐसे भी मेघाराम सगरमजी चौधरी, जयंती राम, मोतीराम चौधरी, ध्रुव महेंद्र कुमार पटेल एंड अरुण अक्षय कुमार कोठारी आर द कंपनीज फाउंडर। ठीक है, आईपीओ के पहले ये जो प्रमोटर्स है इनके कंपनी में शेयर्स थे 64.27%। मतलब इसके अपार्ट जो शेयर्स है ना, अप्रोक्सीमेटली जो 35.73%, वो कंपनी के प्रमोटर्स नहीं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, ठीक है, जो विदाउट लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इन्वेस्टर्स के, ठीक है, और 64.27% जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स के। लेकिन आईपीओ के बाद वो घट करके हो जा रहा है 48.20%। ठीक है, आईपीओ ओपन हो रहा है 11th को, क्लोज हो रहा है 13th को। अलॉटमेंट डिसाइड होगा कि किसको शेयर्स मिला, किसको शेयर्स नहीं मिला 19th में 2022 को। और अगर किसी को नहीं मिला तो रिफंड उसको वापस मतलब पैसा उसको वापस मिल जाएगा, मतलब अनब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आईपीओ एसबा के थ्रू होता है। सो अनब्लॉक हो जाएगा 20 मई को। कभी कभार 1 या 2 दिन ज़्यादा लग जाते हैं तो कोई इशू का बात नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपके अनब्लॉक नहीं होते तो आप अपने बैंक से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपका पैसा अनब्लॉक कर देगा। अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो 23 मई के आसपास आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 24 मई को जो स्टॉक एक्सचेंजेस में, सेकेंडरी मार्केट में ये शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। और मत भूलिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो भूलेंगे ही नहीं, उनको तो ये आईपीओ का जो भी डेटा है, डिटेल्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आफ्टर डूइंग माई कोर्सेज। और मत भूलिए, ये आईपीओ जिस दिन लिस्ट होगा 10 o'clock पे आप उसको बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, 10 o'clock के पहले नहीं कर सकते। ठीक है, आज के दिन ये आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास कुछ रह रहा है, स्टेबल नहीं है, थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप लॉट साइज, जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि एक लॉट में 46 शेयर्स है, एक लॉट का अमाउंट होने वाला है 14,996, मतलब 15,000 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। और मैक्सिमम आप रिटेल कोटा में अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट्स के लिए, जिसका वैल्यू हो जाता है 1,94,948। और उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है, लाइक अगर आप 13 लॉट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, 14 लॉट, तो आप बन जाएंगे HNI क्लाइंट, मतलब आप और रिटेल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर रहे। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आईपीओ के रजिस्ट्रार कौन है, मतलब हम अपना अलॉटमेंट डेटा कहाँ जाके चेक करेंगे। तो कैफिनटेक टेक्नोलॉजीज, कैफिनटेक लिमिटेड जो है वो है आईपीओ के रजिस्ट्रार, और लीड मैनेजर होने वाले हैं एसएमसी कैपिटल्स लिमिटेड। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स लीड मैनेजर को भी एनालाइज करते हैं कि पहले ये लीड मैनेजर्स किस किस आईपीओ में रहे हैं और वो आईपीओ का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे मैं रेफरेंस के लिए आपको डिटेल्स दे रहा हूँ कि कहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, आप नीचे डीमैट अकाउंट का डिटेल्स दिया हुआ है कहाँ से आप ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको मेरे कोर्सेज में मतलब अगर आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आप अलग अलग कोर्सेज मेरे वेबसाइट में है, अलग अलग कैटेगरीज के। अगर आपको कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट में तो आप जा सकते हैं मेरे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स के, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा सिखाया जाता है। और बाकी उसके डेमो वीडियोस अगर नहीं है यूट्यूब में तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा 1 या 2, ताकि आप उसको देख करके मेरे टीचिंग स्टाइल को समझ पाए। ठीक है, और अगर आपको ये आईपीओ के बारे में सब कुछ जानकारी लेना है कि आईपीओ होता क्या है, ये सब टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स में कवर्ड होता है। तो सब डिटेल्स रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट, इंश्योरेंस, माई कोर्सेज, सब डिटेल्स मेरे वेबसाइट्स में अवेलेबल है। और नहीं तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स मेरे वेबसाइट्स में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब डिटेल्स डाल दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।